हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर हम लोग लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा आखिरी पॉइंट बाकी है, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट्स या नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, एक ही बात है, दोनों लिखना। हेडिंग करना वॉइड एग्रीमेंट्स, ऐसा कुछ एग्रीमेंट जो लॉ बोलता है कि वो वॉइड इन नेचर है, मतलब वो एग्रीमेंट सारा करना वॉइड है लॉ के अनुसार। ठीक है, लिखा। फॉलोइंग आर दी एग्रीमेंट्स expressly declared to be void. Following are the agreements expressly declared to be void. Point number 1. Agreement in restraint of marriage. Agreement in restraint of marriage. ठीक है, इसका सेक्शन याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वॉइड एग्रीमेंट्स, और सेक्शन याद करना भी बहुत आसान है, इसका सीरियली सेक्शन है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका सेक्शन हम लोग याद कर लें। ठीक है, सेक्शन नंबर है 26। देखना, हेडिंग है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। मतलब रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी को रोकना, तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का मतलब है कोई भी एग्रीमेंट जिससे किसी भी व्यक्ति को शादी करने से रोका जा रहा है, कोई भी वजह से अगर किसी व्यक्ति को शादी करने से रोका जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सारा वॉइड होगा। लॉ बोल रहा है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, ऐसा एग्रीमेंट वैलिड नहीं है जिसमें एक व्यक्ति को हम लोग शादी करने से रोकें। ठीक है, किसी का हक नहीं बनता कि वो किसी को शादी करने से रोके। ठीक है, लेकिन लॉ बोलता है सिर्फ अगर माइनर है कोई, इफ समवन इज अ माइनर, अगर कोई माइनर है तो माइनर को रोका जा सकता है शादी करने से। ठीक है, सपोज उसके पेरेंट्स रोक रहे हैं किसको, माइनर को शादी करने से, तो लॉ बोलता है ये जो माइनर को रोका जा रहा है शादी करने से ये वैलिड होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा लॉ, एकदम सिंपल सा लॉ है जो बोलता है किसी को भी शादी करने से रोकना इज वॉइड, वो वॉइड है। लेकिन अगर किसी माइनर को रोका जा रहा है शादी करने से, देन इट विल बी अ वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, लिखना। एवरी एग्रीमेंट इन restraint of marriage of any person other than minor, मतलब माइनर को छोड़कर, एनी पर्सन अदर देन माइनर इज void. So if a person for a consideration agrees not to marry
then the agreement will be void. Then the agreement will be void. इसका मतलब कोई व्यक्ति को अगर हम पैसा देते हैं और वो एग्री करता है कि वो शादी नहीं करेगा, तब ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ लॉ नहीं मानता। लॉ बोलते हैं किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, और ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। इसका मतलब तुम जो पैसा दे चुके हो और तुम वो पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? मतलब हम किसी को पैसा दे दिए और हम उसको बोले कि शादी मत करना, वो हमसे पैसा ले लिया और बोला कि शादी नहीं करूंगा, लेकिन लॉ बोलता है ये एग्रीमेंट हम नहीं मानते, ये एग्रीमेंट वॉइड है, वो शादी कर सकता है। तो हम बोले क्या वो पैसा वापस करेगा? लॉ बोलता है उसकी मर्जी, पैसा वापस करे तो करे, नहीं करे तो भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ बोलता है हम तुमको नहीं बचा सकते, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, एग्रीमेंट in restraint of trade, section number 27. Agreement in restraint of trade, section number 27. ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखना, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब है कोई भी एग्रीमेंट जिससे किसी व्यक्ति को कोई बिजनेस करने से रोका जा रहा है, तो लॉ बोलता है वो एग्रीमेंट क्या होगा? वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। दैट मीन्स किसी को भी हम कोई एग्रीमेंट के द्वारा रोक नहीं सकते कोई भी लॉफुल बिजनेस करने से। उसका इच्छा है वो चाहे तो कोई भी लॉफुल बिजनेस कर सकता है, हम कोई भी एग्रीमेंट के द्वारा उसको रोक नहीं सकते एक लॉफुल बिजनेस करने से। और अगर हम रोकते हैं तो वो एग्रीमेंट, लॉ बोल रहा है वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। मतलब लॉ उस एग्रीमेंट को नहीं मानता। ठीक है, लिखना, हेडिंग है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। लिखना, an agreement by which any person is restrained from doing any lawful business और प्रोफेशन। कोई भी लॉफुल बिजनेस या प्रोफेशन करने से हम उसको रोक रहे हैं, shall be void. But the rule is subject to certain exceptions. But the rule is subject to certain exceptions. तो लॉ क्या बोल रहा है कि ऐसे तो हम किसी को नहीं रोक सकते कोई भी लॉफुल बिजनेस करने से, और अगर हम रोकते हैं किसी को भी कोई भी लॉफुल बिजनेस करने से, तो लॉ बोलता है वो सारा एग्रीमेंट्स क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, लेकिन लॉ बोलता है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं।
एक्सेप्शंस का मतलब किसी की कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसा भी है जिसमें हम लोग किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई भी लॉफुल बिजनेस करने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस where we can stop a person, where we can restrain a person from doing a lawful business. तो सर ऐसा कौन सा केसेस है, हम अभी यहां पे लिखेंगे उसको, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 1, ठीक है। हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेंगे, उसको याद करने में इजी होगा। Where a person sell the goodwill of a business and agrees not to carry and agrees not to carry similar business within a particular limit. Next, point number 2, पहले हम लोग लिख लेंगे सारा, ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे, बीच बीच में समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक बार सारा पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इफ एन आउटगोइंग पार्टनर, थोड़ा सा पार्टनरशिप से भी लिंक है इसका, ठीक है। इफ एन आउटगोइंग पार्टनर agrees not to carry on similar business. If an outgoing partner agrees not to carry on similar business of debt of the firm, Next, point number 3, an agreement between partners not to carry on competing business with the firm. Not to carry on competing business with the firm. सर क्या क्या लिखा रहे हो, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, लिखते चले जा रहे हैं हम लोग, वही करना है बेटे, लिखते चले जाना है। लिखना पॉइंट नंबर 4, an agreement by which employee binds himself not to compete with the employer during the tenure of service, ठीक है। चलो तो इतना लिख लिए तो बताना मुझे फटाफट से, 4 पॉइंट फिर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये।
ठीक है, देखना क्या क्या बोल रहा है कि किसी को भी हम रोक नहीं सकते बिजनेस करने से, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसा है जिसमें हम लोग सामने वाले व्यक्ति को रोक सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस का गुडविल बेचा है हमें, ठीक है, हम लोग उसके बिजनेस का गुडविल खरीदे हैं, ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा शॉप है, उसका बहुत गुडविल है, हम वो गुडविल खरीदे हैं, ठीक है, बहुत पैसा देकर लिए हम गुडविल। गुडविल मतलब उसका नाम हम यूज करेंगे, जैसे कि सपोज हल्दीराम है, हम हल्दीराम नाम यूज करेंगे, इस बात का हम बहुत पैसा दिए, हल्दीराम बंद हो रहा है, हम हल्दीराम नाम आज से यूज करेंगे, वो गुडविल को यूज करने का हम बहुत पैसा दिए हैं, ठीक है। अब हम इस कंपनी को, हल्दीराम को रोक सकते हैं कि वो इस पर्टिकुलर एरिया में या बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको पैसा दिए है गुडविल के नाम का। अगर वो भी बिजनेस करने लग गया हल्दीराम के नाम से, तो फिर हमको गुडविल का कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, वेयर अ पर्सन सेल द गुडविल ऑफ अ बिजनेस and agrees not to carry on similar business with a particular limit, मतलब पर्टिकुलर एरिया में। तो हल्दीराम एग्री किया कि ठीक है, तुमको मैं नाम बेच दिया हूं, अब तुम मेरे नाम से बिजनेस करो, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। तो हम रोक रहे हैं उसको बिजनेस करने से, हम हल्दीराम को रोक रहे हैं बिजनेस करने से, लेकिन वो एक वैलिड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि हम बहुत पैसा दिए हैं उसको गुडविल के नाम का, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक आउटगोइंग पार्टनर, मतलब एक रिटायरिंग पार्टनर के साथ हम एग्रीमेंट कर सकते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर सेम बिजनेस नहीं करेगा जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का है, क्योंकि उसको पार्टनरशिप फर्म का सारा सीक्रेट्स पता है, सारा डिटेल्स पता है। तो एक आउटगोइंग पार्टनर को हम रोक सकते हैं एग्रीमेंट कर कर कि वो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो बिजनेस वो खुद नहीं करेगा। अगर हम नहीं रोकते हैं उसको तो वो खुद वो बिजनेस करने लगेगा, और वो सारा सीक्रेट्स जानता है यहां का, इसलिए हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 भी सेम है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, कोई भी पार्टनर, सब पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है हम लोग पर्सनली वो बिजनेस तो नहीं करेंगे, वरना क्या हो जाएगा, तुम पार्टनरशिप फर्म के ही कॉम्पिटिटर्स बन जाओगे, अपने ही फर्म के कॉम्पिटिटर बन जाओगे। तो लॉ बोलता है ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, जहां पे पार्टनर्स डिसाइड करें कि वो लोग जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का है वो बिजनेस को नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा, जब हम किसी के पास जॉब कर रहे हैं, सपोज एक एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर रोक सकता है, किस बात से रोक सकता है एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर का जो बिजनेस है एम्प्लॉय पर्सनली वो बिजनेस नहीं करेगा, वरना क्या होगा, एम्प्लॉयर का सारा सीक्रेट्स जान गया है ये, अब पर्सनली अगर बिजनेस करेगा तो वो हमारे बिजनेस का कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो हम लोग उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ, कि वो पर्सनली वो बिजनेस नहीं करेगा जो बिजनेस किसका है, पार्टनर, ये एम्प्लॉयर का जो बिजनेस है। समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल केसेस में कोई किसी को नहीं रोक सकता कोई भी बिजनेस करने से, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसा है जहां पे हम लोग रोक सकते हैं बिजनेस करने से, जैसे कि सेल ऑफ गुडविल, आउटगोइंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स जो पार्टनर्स हैं अभी, और लास्ट है सप्लाई, ये तुम्हारा सर्विस एग्रीमेंट्स, जहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है। और भी बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हम लोग इतना लिखने से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, एग्जाम्पल, है ना।
एग्जाम्पल लिखना है छोटा सा। अ सर्जन employs Mr. B as assistant for a term of 3 years। 3 साल के लिए हम उसको काम पे रखे। हम एक सर्जन है, हम एक असिस्टेंट मिस्टर बी को 3 साल के लिए काम पर रखे। एंड मिस्टर बी एग्रीज not to practice as surgeon during 3 years। ये 3 साल जो मिस्टर बी जॉब करेगा, मिस्टर बी एग्री किया कि मैं अपना पर्सनल काम, पर्सनल प्रैक्टिस नहीं करूंगा सर्जन का। बताओ ये एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? यस, द एग्रीमेंट इज वैलिड बिकॉज इट इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, जहां पे सर्जन क्या है? एम्प्लॉयर है, और मिस्टर बी क्या है? एम्प्लॉई है। ठीक है, द एग्रीमेंट इज वैलिड। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट है ये। एक और छोटा सा पॉइंट तुम लिख सकते हो यहाँ पे, एक लाइन है क्या तुम्हारे पास? एक और पॉइंट छोटा सा मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, बुक में दिया हुआ तो नहीं है वैसे ये, लेकिन मैं अलग से लिखा दे रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 कर लेना। इन केस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, इन केस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, तो मतलब अभी समझा देता हूं क्या होता है ये इन केस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, जैसे बहुत बार ऐसे होता है, देखना, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होलसेलर है। सपोज वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ होलसेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। लेट्स से हम लोग भुवनेश्वर के होलसेलर है, क्या चीज के? हल्दीराम का। ठीक है, हल्दीराम का भुवनेश्वर का जो टोटल होलसेलिंग, जो टोटल सामान है, हम ही उसको बेचते हैं। ठीक है, अब कटक का, भुवनेश्वर के पास है कटक, कटक का अलग होलसेलर है हल्दीराम का। ठीक है, अब भुवनेश्वर वाला भुवनेश्वर में सामान बेचेगा, कटक वाला कटक में सामान बेचेगा। भुवनेश्वर वाला कटक में सामान नहीं बेच सकता, कटक वाला भुवनेश्वर में सामान नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि उसका एरिया नहीं है वो। यही है ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, तो एसोसिएशन में रूल बन गया कि भुवनेश्वर वाला व्यक्ति भुवनेश्वर का बेचेगा, कटक वाला व्यक्ति कटक में सामान बेचेगा। तो भुवनेश्वर वाले को कटक में सामान बेचने से हम रोक रहे हैं, कटक वाले को भुवनेश्वर में सामान बेचने से रोक रहे हैं, और वो क्या है? वो एक वैलिड एग्रीमेंट है। समझ में आ रहा है? तो इन केस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, एसोसिएशन डिसाइड कर सकता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से एरिया में सामान बेचेगा, तो उसी एरिया में बेचेगा जो एरिया उसको मिला है, दूसरे एरिया में सामान नहीं बेच सकता वो। ठीक है, कंप्लीट। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर सेकंड। अब हम लोग लिखेंगे मेन हेडिंग, पॉइंट नंबर 3। देखना पॉइंट नंबर सी, एग्रीमेंट इन restraint of legal proceedings, agreement in restraint of legal proceedings, section number 28।
सेक्शन नंबर 28, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, चलो देखेंगे हम लोग। पहली बात तो इसका मतलब क्या है। लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है किसी के खिलाफ केस फाइल करना। ठीक है, किसी के खिलाफ केस फाइल करना। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब कोई दो व्यक्ति अगर एग्री किए कि वो लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल नहीं करेंगे, वो लोग आपस में एक एग्रीमेंट किए कि मैं तेरे खिलाफ कभी केस फाइल नहीं करूंगा और तू मेरे खिलाफ कभी केस फाइल मत करना। ठीक है, ये आपस में ये लोग एग्री किए। लेकिन लॉ बोलता है कि ऐसा एग्रीमेंट जिससे दोनों पार्टी एग्री कर रहे हैं कि कोई किसी के खिलाफ केस फाइल नहीं करेगा, वो ऐसा एग्रीमेंट क्या है, ऐसा एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से वॉइड है। ठीक है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट के द्वारा किसी को रोका नहीं जा सकता एक लॉफुल, एक लीगल केस फाइल करने से। ठीक है, अगर तुम्हारा इच्छा है तो तुम किसी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हो। कोई भी एग्रीमेंट, भले ही तुम एग्री किए हो, भले ही तुम साइन मारे हो, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट से तुमको रोका नहीं जा सकता किसी के खिलाफ भी केस फाइल करने के लिए, क्योंकि लॉ बोलता है अगर ऐसा एग्रीमेंट बन भी गया है, अगर तुम हाँ बोल भी चुके हो, तब भी लॉ बोलता है कि ऐसा एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर ऑलवेज वॉइड इन नेचर, हमेशा वॉइड ही होगा। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है इसमें जो हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले जितना हम लोग पढ़े हैं, अभी जितना समझे हैं, पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लिखना। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ legal proceedings, an agreement in restraint of legal proceedings is the one by which any party is the one by which any party is restricted, any party is restricted from enforcing his rights under a contract। उसको रोका जा रहा है अपना अधिकार को यूज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्या अधिकार है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो वो उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ये इसको रोका जा रहा है अगर, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होगा। ठीक है, थ्रो अ कोर्ट is void in nature. However, there are certain exceptions. ठीक है, तो नॉर्मल लॉ बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को केस फाइल करने से नहीं रोक सकता, और अगर रोकता है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसा सिचुएशन है
कुछ एक ऐसा एक्सेप्शंस है, इसका मतलब कुछ ऐसा सिचुएशंस जहां पे किसी को रोका जा सकता है केस फाइल करने से, और वो एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं ऐसा कौन सा केसेस है जिसमें हम किसी को रोक सकते हैं एक वैलिड एग्रीमेंट, एक वैलिड केस फाइल करने से। ठीक है, लिखना पहले लिखेंगे फिर देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, a contract by which the parties agree that any dispute between them shall be referred to arbitration, shall be referred to arbitration। ठीक है, क्या होता है हम देखेंगे अभी। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, एक पॉइंट के अंदर ही लिख लेते हैं ना, इजी होगा, एक ही बात है दोनों। ठीक है, the contract by which the parties agree that any dispute between them shall be referred to arbitration and contract of such a nature, and contract of such a nature shall be valid, and contract of such a nature shall be valid, and decision of arbitrator shall be enforceable as it is a valid contract, shall be enforceable as it is a valid contract। ठीक है, देखना, लिख लो फटाफट से, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखना क्या मतलब है इसका एक्चुअल में। जैसे कि दो पार्टी है, सपोज देयर आर टू पार्टीज, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ठीक है, दो पार्टी है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब ये लोग आपस में एग्री किए कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, हम दोनों को, ए को बी से कोई दिक्कत है या बी को कोई दिक्कत ए से है, ठीक है, तो ये लोग बोले कि हम लोग किसके पास चले जाएंगे, मिस्टर सी के पास। ए भी जानता है सी को, ए का भरोसा है सी के ऊपर, बी का भी भरोसा है सी के ऊपर। तो ए और बी बोले कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाकर, कोर्ट में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, उसके बदले हम कहां चले जाएंगे, मिस्टर सी के पास चले जाएंगे। ठीक है, मिस्टर सी को हम सारा बात बताएंगे और मिस्टर सी जो डिसीजन देगा वो हम दोनों को मानना पड़ेगा। ये बात कौन डिसाइड किए, ए और बी डिसाइड किए। ठीक है, तो इन लोग आपस में डिसाइड किए कि कोर्ट नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, दिस इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब किसी को रोका जा रहा है केस फाइल करने से। ये दोनों अपने आप को रोक रहे हैं आपस में कि हम लोग केस फाइल नहीं करेंगे। नॉर्मली ये वॉइड होना चाहिए था, लेकिन
लॉ बोलता है कि अगर एक थर्ड पार्टी के पास ये लोग जाना चाहते हैं और वो थर्ड पार्टी का जो डिसीजन होगा वो अगर दोनों मानना चाहते हैं तो लॉ बोलता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ करेंगे, वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि लॉ चाहता है हर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए लोग हमारे पास ना आ जाएं, कोर्ट ना आ जाए छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टी एग्री किए कि एक थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे, ए और बी एग्री किए कि एक थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ए और बी एग्री किए कि एक थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के पास जाकर वो जो बोलेगा हम लोग मानेंगे। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज arbitration contract and Mr. C is known as arbitrator. Mr. C is known as arbitrator. ठीक है, Mr. C क्या है? arbitrator बोलते हैं C को। ठीक है, एक बार फटाफट से रीड मारेंगे। A contract by which the parties agree that any dispute between them shall be referred to आर्बिट्रेशन। कोई भी प्रॉब्लम होगा आपस में तो हम कहां चले जाएंगे? हम आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच अ नेचर शैल बी वैलिड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। एंड डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर, सी का जो भी डिसीजन होगा, शैल बी एनफोर्सेबल एज द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। मतलब सी जो भी डिसीजन देगा वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं ए और बी, ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट। और लॉ बोलता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट वी विल राइट डाउन पॉइंट नंबर 4। ठीक है, सेक्शन सीरियली चल रहा है 26, 27, 28. Next, agreement, the meaning of which is uncertain. Agreement, the meaning of which is uncertain. Section number 29. The agreement, the meaning of which is uncertain. इसका मतलब क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जिसका मतलब ही, जिसका मीनिंग ही अनसर्टन है, मतलब क्लियर नहीं है, मीनिंग ही क्लियर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऐसा जो एग्रीमेंट बना है वो एग्रीमेंट लॉ बोलता है वॉइड होगा। ठीक है, अनसर्टन मतलब नॉट क्लियर, नॉट सर्टन, the meaning is not understandable, then the contract will be void. सिंपल सा बात है एकदम। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें चीज है नहीं, लिखना। An agreement the meaning of which, an agreement the meaning of which is not certain. An agreement the meaning of which is not certain is void. But if the meaning is capable of being made certain, then the agreement is valid. ठीक है, तो लॉ बोल रहा है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट किया गया है जिसका मीनिंग अनसर्टन है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन
अगर मीनिंग को कैपेबल है सर्टन करने के लिए, मतलब अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसको सर्टन किया जा सकता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो हम लोग पहले एक बार पढ़े हुए हैं। ये एग्जाम्पल देखना, जैसे ए बी को बोला कि आई विल परचेज ऑयल फॉर 40 रुपीज पर लीटर। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्योंकि द टाइप ऑफ ऑयल इज नॉट सर्टन। कौन सा ऑयल का बात चल रहा है, वो चीज सर्टन नहीं है, मतलब द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द टाइप ऑफ ऑयल इज नॉट सर्टन। लेकिन अगर मिस्टर बी जो है सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है, मिस्टर बी और कुछ बेचता ही नहीं है, मिस्टर बी कोकोनट ऑयल ही बेचता है। अब अगर बोलता है आई वॉन्ट टू परचेज ऑयल 40 रुपीज पर लीटर, अब ये एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड होगा, क्योंकि अब सर्टन है कि किस चीज के बारे में बात चल रहा है, कोकोनट ऑयल के बारे में बात चल रहा है। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल पहले भी दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग। The agreement is void because the type of oil is not certain। ठीक है, एग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि टाइप ऑफ ऑयल इज नॉट सर्टन। बट इफ ए only sells coconut oil, then the oil is certain and contract is valid। oil is certain and contract is valid। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अगर खाली ऑयल बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन है, समझने योग्य नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है तो फिर अगर बेचने का बात किया है ऑयल, तो कौन सा ऑयल का बात करेगा, कोकोनट ऑयल का ही बात करेगा, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट्स, जहां पे हम लोग 4 पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, एक क्लास लगेगा पॉइंट नंबर 5 पढ़ने में, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहां से नेक्स्ट क्लास में। 5 पॉइंट टोटल है, जिसमें से 4 पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आज इतना पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।